हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 16 अप्रैल 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस लेक्चर को लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडीकर को फॉलो कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप फॉलो जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में वर्ल्ड आर्ट डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है हर साल 15 अप्रैल को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 अप्रैल को। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस या वर्ल्ड आर्ट डे मनाया गया। और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है लोगों की क्रिएटिविटी, इनोवेशन और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दिया जा सके। और इस दिवस को मनाने की घोषणा किसने की थी? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा की है? तो वह राज्य है हरियाणा। यानी हरियाणा राज्य के द्वारा हाल ही में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा की गई है। और ये घोषणा किसने की है? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। और इस प्रशिक्षण संस्थान में जो ड्रोन पायलट होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर के अनुसार यह प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा लिमिटेड की ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में बांग्ला नववर्ष मनाया गया है, तो इस बांग्ला नववर्ष का नाम क्या है? आंसर है इसका पोहेला बोईसाखी। दोस्तों, जो बांग्ला नववर्ष होता है उसे हम पोहेला बोईसाखी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो बांग्ला नववर्ष है ये मनाया गया है बांग्लादेश में। कहाँ मनाया गया है दोस्तों? बांग्लादेश में मनाया गया है 14 अप्रैल को। कब मनाया गया? 14 अप्रैल को। तो दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रमना बटामुल के पारंपरिक और ऐतिहासिक स्थल पर सुबह से ही उत्सव शुरू हो गया था 14 अप्रैल को। सांस्कृतिक संगठन छाया नुत की अध्यक्ष और पद्म पुरस्कार विजेता संजीदा खातून ने बंगाली नववर्ष 1429 के आगमन का स्वागत किया और भाषण भी दिया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है बंगाली नववर्ष को क्या बोलते हैं? पोहेला बोईसाखी। क्या बोलते हैं? पोहेला बोईसाखी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? तो ये उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में। कहां पर किया गया है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में हाईटेक संग्रहालय प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यानी इस संग्रहालय में, यानी इस म्यूजियम में बहुत ही हाई लेवल की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इस संग्रहालय में 43 गैलरी हैं और स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के निर्माण पर प्रदर्शन से शुरू होकर संग्रहालय इस कहानी को बताता है कि कैसे हमारे प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के माध्यम से देश को नेतृत्व किया और देश की सर्वांगीण प्रगति सुनिश्चित की। यानी दोस्तों, जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है इसमें भारत में जितने भी अब तक जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उन सभी के जीवन के बारे में बताया गया है, उनके संघर्ष के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि इन सभी ने भारत की किस प्रकार से सेवा की है अपने प्रधानमंत्री के तौर पर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारत और अमेरिका के बीच चौथी 2+2 मीटिंग किस शहर में हुई? तो इसका आंसर होगा वाशिंगटन डीसी। अमेरिका का जो वाशिंगटन डीसी शहर है वहां पर भारत और अमेरिका के बीच चौथी 2+2 मीटिंग हुई है। अब ये 2+2 मीटिंग क्या होती है, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। जब भी भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और विदेश मंत्री हैं ये दूसरे देश के डिफेंस मिनिस्टर और विदेश मंत्री से बात करते हैं तो इसी चर्चा को ही कहा जाता है 2+2 वार्ता। ठीक है, तो भारत ने अमेरिका के साथ अभी हाल ही में 2+2 वार्ता की है। भारत की तरफ से कौन शामिल हुए थे इस वार्ता में? राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक है दोस्तों, तो
ये जो है वो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के साथ मिले थे। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों ने अपने देशों के कई मुद्दों पर बातचीत की, इंटरनेशनल मुद्दों पर बातचीत की। इसके अलावा दोस्तों रूस यूक्रेन विवाद पर क्या क्या बात हुई, चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एंटनी ब्लिंकन ने सशक्त देशों से युद्ध समाप्त करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालने के लिए कहा। यानी जो एंटनी ब्लिंकन है ये अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, तो इन्होंने ये कहा कि जो दुनिया के सशक्त देश हैं उनको व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालना चाहिए और जो यूक्रेन के साथ विवाद चल रहा है या जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म करना चाहिए। दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका और भारत ने फूड और एनर्जी सप्लाई पर यूक्रेन की स्थिति की वजह से हुई दिक्कतों को कम करने के तरीकों पर चर्चा की है। ठीक है, मीटिंग में जयशंकर इस मामले पर कहा कि भारत ने दुनिया को पहले ही गेहूं और चीनी की सप्लाई के साथ साथ बाकी कमी को पूरा करने में मदद करना शुरू कर दिया है। यानी दोस्तों यहां पर एक बात समझिएगा कि जो यूक्रेन है वो यूक्रेन क्या करता है कि दुनिया को गेहूं सप्लाई करता है अधिक से अधिक। ठीक है, तो भारत ने ये कहा है, भारत के विदेश मंत्री ने ये कहा है कि जो भारत है वो दुनिया की मदद कर रहा है, क्योंकि दुनिया में गेहूं की जो कमी आई है उसको यूक्रेन तो पूरा कर नहीं पा रहा है, इसलिए भारत जो है वो गेहूं पहुंचा रहा है और दुनिया की मदद कर रहा है। यूक्रेन की स्थिति पर ब्लिंकन ने कहा कि भारत ने यूक्रेन में नागरिकों की हत्या की निंदा करते हुए बहुत कड़े बयान दिए हैं। यानी दोस्तों जो यूक्रेन में नागरिकों की हत्या हुई थी उस पर भारत ने बड़े और कड़े बयान दिए हैं। ये किसने कहा है? जो ब्लिंकन है, एंटनी ब्लिंकन, अमेरिका के विदेश मंत्री, ये कहा है उन्होंने। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस योजना के तहत गुजरात के नडा बेट में इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। दोस्तों हाल ही में सरकार के द्वारा सीमा दर्शन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र है उनके दर्शन करना, यानी उनको लोगों को दिखाना। ठीक है दोस्तों, तो सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के तहत ही गुजरात के नडा बेट में इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है। किसने? गृह मंत्री अमित शाह ने। और ये उद्घाटन कब किया है? 10 अप्रैल 2022 को। ठीक है, तो नडा बेट में मौजूद इंडो पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट की दूरी अहमदाबाद से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? 188 किलोमीटर दूर है। यह कच्छ के रण क्षेत्र में स्थित है। प्रोजेक्ट को राज्य और केंद्र सरकारों के द्वारा संयुक्त रूप से 125 करोड़ के निवेश के साथ विकसित किया गया है। दोस्तों इस व्यू पॉइंट से क्या क्या देखा जा सकता है, तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। यह व्यू पॉइंट यात्रियों को भारत की सीमा पर सैन्य चौकी के कामकाज को देखने का अवसर प्रदान करेगी। यानी यह जो व्यू पॉइंट होगा इससे भारतीय सेना किस प्रकार से काम करती है इसको देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा बीएसएफ जवानों की परेड भी देखने को मिल सकती है, पहाड़ी पर चढ़ाई किस प्रकार से होती है और अन्य मजेदार एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। दोस्तों परिसर में एक हथियार प्रदर्शन और फोटो गैलरी भी शामिल है। इसमें बंदूकें रखी गई हैं, बख्तरबंद टैंक रखे गए हैं, तो इनको भी लोग देख सकते हैं। बात आई है बीएसएफ की, यानी सीमा सुरक्षा बल की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, श्रीलंका ने कितनी रकम का विदेशी कर्ज न चुकाने की स्थिति का ऐलान किया है? दोस्तों हम सभी लोग करंट अफेयर्स में बहुत शुरुआत से डिस्कशन करते आ रहे हैं कि जो श्रीलंका है वो कर्ज के तले दब गया है और उसने हाल ही में कर्ज ना चुकाने का ऐलान कर दिया है कि अब वो कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है। तो कितना कर्ज ना चुकाने की बात कही है श्रीलंका ने? आंसर है इसका 51 बिलियन डॉलर। दोस्तों श्रीलंका ने 51 बिलियन डॉलर कर्ज ना चुकाने की बात कही है। ठीक है, श्रीलंका ने कहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बातचीत कर रहा है। वर्तमान परिस्थिति में उसके लिए यह संभव नहीं है कि वह लोन रिफंड करे, हालांकि यह अस्थायी है। दोस्तों श्रीलंका ने विदेश में बसे श्रीलंकाओं से डॉलर में सहयोग देने की अपील की है। यानी श्रीलंका ये कह रहा है कि जो विदेश में श्रीलंका के लोग रह रहे हैं वो डॉलर में श्रीलंका का सहयोग करें। और अभी हम देख रहे हैं कि जो श्रीलंका है वो डिफॉल्ट यानी जो ना चुकाने की स्थिति पर आ गया है और उसने कहा है कि जो हमने विदेशों से लोन लिया था उसको अब हम चुकाने में समर्थ नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य G20 समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? यानी G20 कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका हर्षवर्धन श्रृंगला।
दोस्तों हर्षवर्धन श्रृंगला की बात करें तो ये वर्तमान में विदेश सचिव के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये रिटायर होने वाले हैं। जैसे ही ये रिटायर होंगे वैसे ही वो चीफ G20 कोऑर्डिनेटर का काम करेंगे। ठीक है, जो G20 शिखर सम्मेलन है 2023 का, ये भारत में होने वाला है, तो इसकी तैयारियां हो रही हैं। तो आप याद रखिएगा कि G20 समन्वयक भारत की तरफ से किसे नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? और तीसरा क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ होने वाला है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो कर लें और उनके लिए एक कोड यूज करें, राजा नंबर 1। अगर आप कोई फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप कोड जरूर याद रखिएगा, राजा नंबर 1। खबरी पर भी आप हमें फॉलो कर लें, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल ही जाते हैं, तो आप खबरी पर हमें फॉलो जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।